तर सहना विजयकुमार या पुण्यात येणार असं कळल्यानंतर उमाताईंनी विचारलं की कार्यक्रम करता येईल का. तर अगदी खरं तर खूप शॉर्ट नोटीसवर आपण हा कार्यक्रम घेतोय, तरी सुद्धा पुस्तक दालन भरलेलं आहे, ही खरं तर सुखद बाब म्हणावी लागेल. रविवार असून सुद्धा वाचकांनी उपस्थिती लावली आहे, त्याबद्दल मी सर्व वाचकांच्या आधी हार्दिक स्वागत करतो आणि आभारही मानतो. मी काय फार औपचारिक बोलणार नाही, पण सहना विजयकुमार या आमच्या मेहता पब्लिशिंग हाऊसच्या परिवारातील एक लेखिका. त्यांचं हे तिसरं पुस्तक आहे क्षमा नावाचं. ते आत्ताच प्रकाशित झालेलं आहे. तर त्याचं औचित्य साधून आपण एक छोटेखानी प्रकाशन समारंभ करून उमाताई त्यांच्याशी संवाद साधतील असा एक कार्यक्रम आपण करणार आहोत. उमाताई देखील आमच्या परिवारातील खूप जुन्या सदस्य आणि आमच्या पाठीशी कायम ठामपणे उभे राहणाऱ्या, आम्हाला कायम प्रत्येक वेळेस आधार देणाऱ्या, खंबीरपणे उभ्या राहणाऱ्या म्हणून त्या असतात. तर मी काही फारसा वेळ न घेता पुस्तकाचं प्रकाशन करावं अशी विनंती करतो. थँक्यू. मान्यवरांचं स्वागत साहिल मेहता यांनी करावं. पुस्तक प्रेमी सहना विजयकुमार. हे तिसरं पुस्तक आहे. कशीर नावाच्या पुस्तकाला खूप चांगला प्रतिसाद वाचकांचा मिळाला. त्याची आजही मागणी आहे वाचकांची. काश्मीरच्या ह्याच्यावरती आधारित असणारी ती कादंबरी असून त्याचाही आपण प्रकाशन समारंभ इथे केला होता. आता आपण हा दुसरा एक औपचारिक नाही म्हणता येणार, पण एक छोटेखानी समारंभ आपण इथे केला. आता मी फारसा वेळ न घेता सगळी सूत्र उमाताई आणि सहना विजयकुमार यांच्याकडे देतो. धन्यवाद. You pick up the lyrics. Yeah. I think you can दुसऱ्या भाषेच्या लेखकाच्या बरोबर संवाद किंवा साधायचा असतो किंवा भाषेचा एक प्रश्न नेहमी असतो, तर याही खेपेला आपण अशीच पद्धत ठेवूया जशी आपण पैरपांची गप्पा मारत होतो. तर मी तुमच्या सगळ्यांची मराठीत बोलेन, तिला प्रश्न कन्नडमध्ये विचारेल, ती त्याची हिंदीमध्ये उत्तर देईल. ही आपण पद्धत ठेवू. तर आणि जो प्रश्न मी विचारेन तो तिला मी कन्नडमध्ये सांगेन की मी काय विचारते. तिला कसं जवळजवळ मराठी बऱ्यापैकी समजतं, त्यामुळे तिला पण काही एवढा प्रश्न येऊ नये. मी तिला ती 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 असं म्हणते. तर माझ्या लेखकांच्या विषयी मी ती एकेरी का बोलते. एक तू पांढऱ्या केसाचा फायदा हा एक आहे, वयाचा एक फायदा आहे. दुसरं म्हणजे तिचं पुस्तक प्रकाशित होण्याच्या आधीपासून भैरवपांच्यामुळे मला तिच्या नावाने आणि त्या सगळ्यांची सगळा परिचय होता. किंवा मी तिच्या पुस्तकाचा पहिला अनुवाद केला तो भैरवपांच्या सांगण्यावरून केला. माझ्या हातात भैरवपांच्या ग्रहभंगाचा अनुवाद सुरू होता. त्यावेळेला भैरवपांनी मला सांगितलं की तशीच या कादंबरीचा अनुवाद व्हायला पाहिजे. तर मी म्हणलं ठीक आहे, आता तुमचीच कादंबरी आहे, ती संपल्यावर मी दुसरी ती घेतली. तेव्हा भैरवपा म्हणाले नाही, हा विषय महत्वाचा आहे, माझी कादंबरी बाजूला ठेवा आणि आधी मी कशी कर. आणि त्याच्याही आधी मला आणखी एक सोलापूरहून एक जणांचा फोन यायचा की ते सारखं मला म्हणायचे की तुम्ही ती कशी अनुवादित करायला पाहिजे. अजून ते पुस्तक आलं नव्हतं पण त्यावेळेस. आणि नंतर मला त्याचा आणखी एक त्याच्या रस वाटायला कारण म्हणजे कशीला भैरवपांनी प्रस्तावना दिलेली आहे. अशी आधी सहना माझ्या ओळखीची झाली आणि नंतर मग आमचा परिचय झाला. त्याच्यानंतर तरीही तिच्या संदर्भातल्या काही गोष्टी मला माहित नाहीये. तर तुमच्या निमित्ताने मी तिला विचारणार प्रश्न आणि त्या निमित्ताने मलाही तिची जास्त माहिती करून घ्यायची आहे. तर मी तुमचे ह्या संधीचा फायदा करून मी ही मुलाखतीचं म्हणजे मी मुलाखत घ्यायला तयार आहे. खरं बघायला गेलं तर या आजच्या कार्यक्रमाला हा अनुवाद मी केलेला नाहीये. अपर्णा नायगावकर यांनी तो अनुवाद केलेला आहे आणि नायगावकरांनी सहनाच्या 2 पुस्तकांचा अनुवाद केला आहे. पण त्या मुंबईत आहेत आणि वयस्कर आहेत, त्यामुळे त्या यायला नाही म्हणाल्या.
त्यामुळे मला जरा ही संधी पण मिळते, ती संधी मी पकडून जरा तिच्याशी गप्पा मारते. सहनाची एक ओळख अशी आहे की ती इंजिनियर आहे, शिक्षणात बघायला गेलं तर. आणि IT मध्ये ती नोकरी करत होती आणि त्या सगळ्यानंतर ती लेखनाकडे पूर्ण वेळ म्हणजे असलेली IT मध्ये नोकरी सोडून ती उतरलेली आहे. तर मला तिच्या पार्श्वभूमी काय आहे आणि लेखनाकडे ती का वळली आणि कशी वळली आणि केव्हा तिने सुरुवात केली हे आपण समजून घेऊया. बताइए. सभी को मेरा नमस्कार। मेहता पब्लिशिंग हाउस हमारे कन्नड़ के साहित्य भंडार के जैसा ही है। मुझे कुछ फर्क ही नजर नहीं आता, क्योंकि साहित्य भंडार कर्नाटक का बहुत ही प्रतिष्ठित से ज्यादा ईमानदारी के लिए माना जाता है। और वे भैरप्पा जी के उपन्यासों के प्रकाशक थे। और बाकी सारे प्रकाशकों ने बहुत कोशिश की कि कैसे भी भैरप्पा जी की एक किताब उनको मिल जाए, लेकिन भैरप्पा जी ने आपने अगर माझा नाव भैरप्पा पढ़ा है तो उन्होंने लास्ट चैप्टर गोविंदराव साहित्य भंडार के उनके लिए लिखा है। उनकी इतनी गहरी दोस्ती थी और पूरी वो ईमानदारी पे चल रही थी। तो साहित्य भंडार के अलावा किसी और ने भैरप्पा जी के किताबों का, उपन्यासों का प्रकाशन नहीं कर पाए, क्योंकि वो बंधन इतना गहरा था। तो मुझे भी कन्नड़ में साहित्य भंडार मिला और मराठी का मुझे अंदाजा ही नहीं था, मन में ये नहीं था कि ट्रांसलेशन हो, क्योंकि जैसे उमाताई बोल रही थी मेरा बैकग्राउंड अलग है, मैं IT से हूँ। लेकिन जब कशीर कन्नड़ में काफी प्रसिद्ध हुआ इसलिए कि तभी 370 वॉज इन फोर्स। जब मैं गई थी वहां, जब मैंने पूरा लिखा, तब 370 वॉज स्टिल नॉट एब्रोगेटेड एंड हालात इतने बुरे थे कि हमें पता ही नहीं था कि वहां विस्थापित हुए हैं कश्मीरी हिंदू। ये सच्ची में ये घटना घटी है। हम सेक्युलरिज्म के चक्कर में हमें सब कुछ बहुत रोजी पिक्चर दे देते हैं, हम मानने को तैयार नहीं होते कि सच में 2-3 पीढ़ियां अपने नेटिव लैंड से बाहर रह रही है, सच में वो लोग वो दर्द भुगत रहे हैं। तो वो कन्नड़ के लिए वो एक नया ये था, एहसास था, क्योंकि मेरा जर्नलिज्म नहीं था, मैं यहाँ बैठ के वहां का चीज नहीं लिख रही थी, मैंने उसे एक क्रिएटिव फॉर्म, नॉवेल के फॉर्म में लिखा। तो उसके बाद वह उपन्यास सभी को बहुत अच्छा लगा कन्नड़ में। एंड एक वाचक ने उमाताई पे बहुत जोर डाला कि आप ये मराठी में लाइए। उन्होंने मुझे भी जोर डाला, मुझे कहा कि आप भैरप्पा जी से कहिए कि अनुवाद सब करवा ले, वो भैरप्पा जी है, उनके साथ ना कोई लॉबी चलता है ना कोई इन्फ्लुएंस। तो मैंने नहीं किया, पर उन वाचक ने उमाताई को अप्रोच किया और बहुत जोर डाला भैरप्पा जी को, उन्होंने ही फोन किया, तब जाके कशीर मराठी में बना। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मेहता पब्लिशिंग हाउस का कि उन्होंने बहुत प्यार से कशीर भी किया, फिर उदयास्त भी। अब ये क्षमा कन्नड़ में फिल्म बनने जा रही है शायद, नागतिहल्ली चंद्रशेखर, अगर आप में से किसी ने उनका नाम सुना है, अमेरिका फिल्म उन्होंने किया था, तो इसे शायद अमेरिका 2 नाम दे रहे हैं वो, ये इसी साल रिलीज करने का सोच रहे हैं। तो लेकिन आप लिखना कब से शुरू किया? वही बोलने वाली थी कि मैंने आर्टिकल्स से शुरू किया। जब 2014 में मेरा थोड़ा करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट था, तो जब केजरीवाल ने गेट क्रैश किया था मोदी जी के घर का 2014 में, तब मैंने एक लेख लिखा था। तो उसके लिए रिस्पांस इतना ज्यादा आया कि एडिटर ने मुझसे कहा कि आप हफ्ते में हम आपको एक कॉलम दे देंगे, आप हर हफ्ता एक लेख लिखिए। ऐसे मैंने शुरू किया और इन वन ऑफ माई कॉलम्स मैंने भैरप्पा जी के उपन्यासों में जो स्त्री पात्र है, तब महिलावाद बहुत ज्यादा, कभी कभार वो वेव जैसा आता है ना, तो स्त्रीवाद कभी कभार बहुत, उसका हल्ला बहुत ज्यादा हो जाता है। तब मैंने भैरप्पा जी के 4 उपन्यासों के स्त्री पात्रों के बारे में एक कॉलम लिखा था। तो उसे देखकर कारकल के M रामचंद्र, उनका साहित्य संघ है उडुपी के पास जो कारकल है, तो उन्होंने भैरप्पा जी की एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया था। तो उन्होंने कहा कि आप आके 15 मिनट भैरप्पा जी के सामने आप अपना
तो मैंने कहा नहीं, मैं क्वालिफाई नहीं करती, मैं ना लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, ना मैं उतना गंभीर मैं वाचक हूँ, ना मैं फिलोसफी में मेरा कोई प्रवेश है। तो फिर उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं आप आइए, भैरप्पा जी को ऐसे लोग ही पसंद है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं और जो विश्वविद्यालय का ये जो एमए के रूट से नहीं। तब मैं गई और उनके सामने 15-20 मिनट बात किया, तो वो मेरा कॉलम पढ़ रहे थे। फॉर्चुनेटली उनको थोड़ा अंदाजा था कि मैं कैसे लिखती हूँ, क्या मेरा मनोधर्म कैसा है। अच्छा। मराठी के लोग जब तुम्हारी किताबें देखते हैं तो ये 3 किताबें जो हम देख रहे हैं, तो उनके सब्जेक्ट्स जो है वो सिर्फ कर्नाटक से सीमित नहीं रहते हैं। मैंने तो वह पहली जो आपके किताब है क्षमा, और दूसरी जो है वो उदयास्त मराठी में है, कशीर है दूसरी कशीर है, हाँ। और तीसरी जो है वो उदयास्त है। हाँ। और अभी जो नए नए आए हैं वो है मागध है। ये चारों ही किताब जो है इनके सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ कर्नाटक से तो नहीं होते, पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी शुरू हो जाते हैं। क्षमा में तो अमेरिका का भी रेफरेंस आता है। तो हमारे ये जो आप जो चूज करती है सब्जेक्ट, उसमें भी भैरप्पा जी का भी ऐसा ही रहता है। वो भी एक प्रदेश के लिए नहीं रहता, पूरे हिंदुस्तान के लिए अपील होने से जैसे सब्जेक्ट है। तो मुझे पहले बताइए कि आपका पहले हम उदयास्त की बात कर सकते हैं। उदयास्त में तो मैंने जो पढ़ा उसमें देखा कि एक लड़का, उसे जो फैमिली के लिए उसका जो मन में विचार है वो सभी डेवलप हो जाता है, और उसका ये भी समझता है कि मैं जिसे फैमिली बोलते हूँ कि ऐसी फैमिली तो नहीं हो सकती, लेकिन अंत में उसका फैमिली कंसेप्ट ही चेंज हो जाता है। और मैंने उससे आप जरा सा डिटेल में बात कीजिए, बताइए, क्योंकि उसमें आपने महाराष्ट्र का सभी लिखा है। वारी उसमें आता है, बॉम्बे आता है, कामाठीपुरा आता है, वो सभी जरा उस उदयास्त के बारे में जरा बताइए। सारे जो कथा वस्तु मन में आते हैं वो एक फिलॉसफी का उसका बैकग्राउंड होता है। हमारे भारतीय दर्शनों की ये खासियत है कि वह कोई एक मार्ग नहीं बताता, कि हमारा एक किताब नहीं है, एक भगवान नहीं है, एक सच और झूठ नहीं है। तो उदयास्त का कॉन्सेप्ट ये भक्ति पंथ का था मेरे मन में, और ये जो फैमिली का जो विघटन है इसका एक एग्जाम्पल जैसा मुझे लगा उदयास्त, इसलिए। एंड कॉन्सेप्ट उसमें महाराष्ट्र मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये पंढरपुर का अगर मैं वारकरी लेती हूँ तो उसके द्वारा मैंने जो सत्य की खोज है, हमारा जो सत्य शिव सुंदर, अगेन ये सारे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स है, तो इनको एक फैमिली सिस्टम में जो अब ये जो डिटीरियोरेशन या विघटन हो रहा है, तो मैं इस पे ध्यान देने के लिए मुझे वो लेना पड़ा। और मैं पंढरपुर का अगर लेती हूँ तो मैं कर्नाटक से उनको वारी के लिए वैसा वो एक भावनात्मक कमिटमेंट ही नहीं है ना, तो यहाँ के लोगों का होना ही जरूरी है। एंड मेरा थोड़ा ट्रैवल, मेरा पहले से संचार मेरी आदत है, बाहर मैं बहुत देश घूमी हूँ, और जैसे हम भारतीयता अगर हम में है तो हमें ये राज्य अलग नहीं लगता। मुझे महाराष्ट्र कर्नाटक से बहुत ज्यादा अलग नहीं लगता। मागध के लिए मैंने लगभग 5 स्टेट्स घूमे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नेपाल, श्रीलंका तो कंट्रीज है, यहाँ का आपका महाराष्ट्र भी, कारला, बाजे वगैरह, तो कुछ खास फर्क नहीं आता। वो जो हमारा बेसिक है, इवन कश्मीर फॉर दैट मैटर, हमारे जो बेसिक कल्चरल कॉन्सेप्ट्स है वो सारे सेम है। भाषा थोड़ा अलग है और खाना वो थोड़ा, रहन सहन वो थोड़ा अलग है, पर बाकी वो जो मूल रूप में सब कुछ सेम लगता है मुझे। देखिए, हर कादम्बरी के लिए, नॉवेल के लिए आप जो सब्जेक्ट चुनती है उसके लिए 2-3 काम बहुत जरूरी है। उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि कशीर जैसा सब्जेक्ट है, अभी जो मागध है उसके लिए है, और उसके लिए ट्रैवलिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रैवलिंग का तो आपने बता दिया कि आपको इंटरेस्ट का विषय है, इसलिए आप घूमती रहती है, तो वहां से ये करते हैं। लेकिन वो पढ़ना जो है, तो
तो उसके लिए आप किससे गाइडेंस लेती है? और आपका वो सारा अभ्यास का जो पोर्शन है कशीर के लिए, मागर के लिए, उसका आप कैसा वो ढूंढ लेती है कि क्या पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप तो आईटी वाली है पहले से जो शिक्षा लिया, तो फिर ये किताबें पढ़नी चाहिए, मुझे कशीर के लिए ये पढ़नी चाहिए, मागध के लिए ये पढ़नी चाहिए, ये आपको गाइडेंस कौन देता है और आप वो कहाँ से ढूंढती हैं? पहली बात कशीर के लिए मैंने भैरप्पा जी से पूछा कि कश्मीर के रिलेटेड कौन कौन से मुख्य किताब है। कश्मीर उनका सब्जेक्ट नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मेरे जहन में ये आया ही नहीं था कि ये भी एक कथा वस्तु हो सकता है। लेकिन एक बार जब आप अध्ययन का तय कर लेते हैं तो आपको वो रास्ता अपने आप पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मिथिक सोसाइटी है बैंगलोर में, विच इज अ वेरी गुड लाइब्रेरी। तो वहां जाके हमें जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हो या उस कालावधि के कालघट्ट के जो ऑथर थे, लेखक थे, उनका सब नाम पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नीलकंठ शास्त्री अगर मागध का, तो मैंने सबसे पहले चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्होंने चाणक्य किया था, उनसे मैंने संपर्क किया। ही इज द रिसोर्स पर्सन फॉर एनीथिंग टू डू विथ अशोका और मौर्य डायनेस्टी। तो उन्होंने पूरा लिस्ट दे दिया कि ये है, आप ये पढ़िए। तो वैसे कभी कभार डायरेक्टली रिसोर्स पर्सन ही मिलते हैं जो सजेस्ट करते हैं। कभी कभार हमें ढूंढते ढूंढते पता चल जाता है कि नीलकंठ शास्त्री जी बहुत अच्छा लिखते हैं, या राधा कुमुद मुखर्जी है, या बाशम है, द वंडर दैट वाज इंडिया। तो कभी कभार पढ़ते हमें वो एक रास्ता पता चल जाता है ना। मुझे अब पता है कि 50, 60, 70s में कौन से हिस्टोरियंस है जिनके वर्शंस ऑथेंटिक है। तो कभी कभार 2-3 पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये कोई काम का नहीं है, और पूरे 300-400 पेज में 1 या 2 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट वाले झट से लास्ट पेज में मिल जाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल लिखते वक्त नोट्स बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ याद रह पाता है ना। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कनेक्टिंग तब लगते हैं, तब वो एक नोट्स बना के उसके बाद उसका फिल्टरिंग होता है। बहुत सारे किताबों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो कथा वस्तु जो चाहिए सिर्फ वो लेता है। ऐसा नहीं कि मैं सब उसमें भर दूंगी, क्योंकि मैंने 400 बुक या किताब पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि मैं सारे उसमें फोर्सिबली मैं डाल दूं, ऐसा नहीं होता। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा पेशेंस और हार्डवर्क, वो परिश्रम तो लगता ही है। और एक मुझे लगता है कि जब आप आईटी इंडस्ट्री में थे, तब आपका रूटीन अलग रहता होगा, और अब जब आप फुल टाइम राइटर बन गए तो अभी आपका रूटीन अलग हुआ होगा। ये दोनों का आप जरा बताइए ना, पहले कैसे रहता था और आप जो बता रहे हैं, इतना पढ़ने के लिए आपका रूटीन भी अलग तरीका होता रहेगा। हाँ, आईटी का एक ये था कि वर्क फ्रॉम होम हुआ करता था कभी कभी। तो वर्क फ्रॉम होम में काम ज्यादा ही रहता है। मैं 2022 तक, मीन्स ये तीनों उपन्यास उदयास्त तक मैंने सबैटिकल लेके लिखा था। मीन्स छुट्टियां लेके, विदाउट सैलरी के छुट्टियां लेके मैं लिखती थी। लेकिन पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता था, हर वीकेंड पढ़ो, रात में पढ़ो, वो थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन मागध के लिए ट्रैवल इतना ज्यादा था और तैयारी इतनी चाहिए थी कि मैंने अपना काम छोड़ा, 2022 में छोड़ा। छोड़ते ही मैं पहले मैं अध्ययन कर लेती हूँ, फिर क्षेत्र कार्य के लिए निकलती हूँ। इसके लिए लगभग मुझे 2 महीने लगे, पूरे सारे 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, फिर श्रीलंका, फिर नेपाल। उसके बाद मैं लिखी, और ये 2024 नवंबर में रिलीज हुआ। तो अभी मुझे थोड़ा टाइम है, अब आगे 100% इसी पे मैं लग सकती हूँ, वरना अब तक काम करते करते जैसे कि जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको रात दिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी किताबें जो स्टडी है आपके लिए, जैसे कि एग्जाम के लिए जैसे करते हैं, वैसे इसी तरह आपका रूटीन रहेगा। हाँ, वो स्टूडेंट लाइफ जैसे वापस आ जाता है। और आप जब सभी किताबें मगध के बारे में मुझे जरा मगध विषय में सांगते, कारण ती मराठीला आलेली नाहीये। ही अशोकाच्या कालखंडावर, म्हणजे अशोकावर नव्हे, अशोकाच्या कालखंडावरची जी कादंबरी आहे, जवळजवळ 750-800 पानी कादंबरी आहे। आणि त्याच्यामध्ये त्या काळात, म्हणजे आपण एक स्थूल मनाने सगळीकडे जे एक समजतो की कलिंग युद्ध झालं, त्याच्यानंतर अशोकाचा रक्तपात झाला आणि केला तो, आणि त्यांनी धर्म परिवर्तन करून त्यांनी
बुद्धिझम स्वीकारला. तर हे सगळं इतकं सगळं घडलं असेल काय? कारण चंद्रगुप्त मौर्याचा तो नातू आहे. चाणक्यांचा कालखंड होऊन जेमतेम 100-150 वर्ष झालेली आहेत. अशा वेळेला अशोक सारखा सम्राट, ज्याच्या हातात जवळजवळ सगळं, तो नकाशा बघितल्यावर आपल्या लक्षात येतोय, तो वेध घ्यायचा शहाण्याने प्रयत्न केलेला आहे. त्याच्या वेळेला काही प्रवासात मी तिच्याबरोबर पण प्रवास मी केलेला आहे त्याच्यावेळी, आणि त्यावेळेला ती अजिबात बोलत नाही वगैरे, हा माझा अनुभव आहे तिच्याबरोबर. तिच्याबरोबर जायचं म्हणजे तिच्याबरोबर जायचं, ती बाकी काय गप्पा मारत नाही, काही नाही. मला तिला हा प्रश्न विचारायचा आहे की प्रवास आम्ही पण करतो, सगळेच करतो, त्या प्रवासाचा अभ्यासाच्या दृष्टीने कसा एकातून दुसरा, दुसऱ्यातून तिसरा असं काही निघू शकतंय. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ರಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರವಾಸ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತದೋ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಿ. ನಿಂದ ಆ प्रवास स्टडी सलुವಾಗಿ किताब से वन किताब को लिखने के लिए आप कैसे घूमती है और उसके आपके क्या प्रोसीजर है? अभी के तो दो अनुभव में फर्क है. कश्मीर के लिए तो बहुत डर डर के घूमे का मतलब नहीं, वो अलग अलग तरह है. से है. हाँ, मागध के लिए श्रीलंका और नेपाल प्लान करके घूमी थी, लेकिन इस बाकी भारत के जो स्टेट्स हैं सिर्फ निकल गई पहले, क्योंकि एंड डेट पता नहीं चलता कि वहां कोई हमें विद्वान मिल सकता है, वहां कोई लाइब्रेरी का रेफरेंस मिलता है. एंड अशोक का तो वो पूरा स्तूप वगैरह है ना, आई मीन उसमें बहुत डिस्टॉर्शन है. मैं उस डिटेल को अब नहीं जाऊंगी, लेकिन हर एक एक्सकेवेशन साइट, हर एक प्रीवियस स्तूप, कलिंग युद्ध भी, वो कहते हैं कि दया नदी जो दिखाते हैं वहां से नहीं शुरू होता, वो लांगड़ी हिल ऊपर है, वहां से शुरू होता है. तो जब मैं जगह एक्चुअली ढूंढ के जाती हूँ तो वहां के मुझे आर्कियोलॉजिस्ट मिलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कल मिलूंगा या परसों मिलूंगा, तो वो 2 दिन वहां रुको. तो बहुत प्लान नहीं जाएगा. अगर ऐसे करेंगे तो सिर्फ अपने मन में जो है या फिर मुझे जो देखना है वो देख के आ जाऊंगी. बाकी जो एक्चुअली दिखाना चाहते हैं अगर वो देखना है तो बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा पेशेंस रख के वहां के संदर्भ के हिसाब से मैं गई. इसलिए मुझे बहुत देर हुआ. वो ओडिशा में बहुत दिन रुकना पड़ा, क्योंकि वो भुवनेश्वर में, और वो जो लांगुड़ी हिल कटक से ऊपर जहां से एक्चुअली युद्ध शुरू हुआ फिर वो दक्षिण तक आया, वो पूरा मैं ट्रेस करके गई. और मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, और बिहार में और उत्तर प्रदेश में वो जो कुशीनगर बुद्ध का निर्वाण स्थल, वो जो पूरा देख के आया, तो मुझे 1.5 महीना लगा. तो एक चीज है कि जाने से पहले ये स्पष्ट रहता है कि मैं क्या देखने जा रही हूँ, क्योंकि बिना अध्ययन के प्रवास से कुछ लाभ नहीं होता. अध्ययन के बाद के प्रवास से पता चलता है कि कैसे बुद्ध के, फॉर एग्जाम्पल, कैसे बुद्ध के जो विग्रह है, इमेज रूप, उससे पहले कैसे वो स्तूप से शुरू हुआ था. इट वॉज अ प्लेन स्तूपा, इट वॉज नॉट इवन द विग्रह फॉर्म ऑफ बुद्धा. व्हेन दे सॉ द नीड टू वर्शिप, जब ब्राह्मण धर्म का मतलब जाति नहीं है, धर्म ब्रह्मचराति ब्राह्मण ना, तो जो ब्रह्म के जिज्ञासा से निकले, जो फिर वर्शिप की तरफ मुड़ गए, क्योंकि हमारे अर्थशास्त्र में ही गणपति, लक्ष्मी इत्यादि की उल्लेख आते हैं. तो हमारे इसमें मूर्ति पूजा बहुत पहले से है. एंड अर्थशास्त्र तो चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड का है. यह इसलिए क्लियर हो जाता है क्योंकि अशोक के एडिक्ट्स में अर्थशास्त्र की कारिका उसने कॉपी पेस्ट कर ली है. एंड इट्स सच अ सैड स्टेट कि अशोक को सिर्फ धम्म के नाम से दबा दिया जाता है, विराज अर्थशास्त्र की इतनी सारी कारिकाएं हैं. इनफैक्ट मागध में मैंने अर्थशास्त्र का ही संस्कृत का उपयोग किया है. एंड जो अर्थशास्त्र में एडमिनिस्ट्रेटिव नेम्स है, पौर व्यावहारिका, नगर व्यावहारिका, रज्जुका, हैव कॉपीड ऑल दोस इन द नॉवेल. तो इस सब नॉलेज के साथ जब मैं जाती हूँ, एक साइट देखती हूँ, उदाहरण सांची का स्तूपा, तो मुझे पहले ही पता होता है कि सांची का स्तूप अशोक ने नहीं बनाया. अशोक वाज द 3rd पर्सन टू टच इट. उससे पहले एक स्तूप था, फिर अशोक के जमाने में वो थोड़ा बढ़ गया. फिर जो तोरण है उसने शुंगों ने बनवाया. ये कहते हैं कि शुंगों ने स्तूपों का ध्वंस कराया, ऐसा नहीं है. शुंगा डायनास्टी गॉट दोस ब्यूटीफुल तोरण्स. अगर आप सांची जाते हो कभी तो यू कैन विजिट दोस तोरण्स. तो वो जो इवोल्यूशन ऑफ आर्ट, इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिज्म इन द फॉर्म ऑफ आर्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर, इन सो मेनी अदर फॉर्म्स, तो इन सब का
पढ़ने के बाद जब जाती हूँ तो ऐसा हो जाता है कि वहां के जो बच्चे पीएचडी कर रहे होते हैं ना, वो मेरे पीछे घूम रहे थे वहां सांची में कि मैडम आप बहुत ज्यादा बता रही हैं, हमारे प्रोफेसर्स को ये नहीं पता। क्योंकि प्रोफेसर्स क्या सिखाते हैं, स्तूप को आप चप्पल उतारो, वो एक मंत्र कह के बुद्धा का पूजा के लिए वो स्तूप का इस्तेमाल होता है। नो ऑफेंस टू एनीबडी, आप पीएचडी कर रहे हो बुद्धिज्म की हिस्ट्री पे, वो क्या बोलते हैं, वो एक मंत्र है, मैं ये हो सके तो मैं याद करके बताऊंगी। तो दे जस्ट एंड अप वर्शिपिंग द प्लेस। तो मैं जाके उन बच्चों को मैंने लिस्ट दिया कि आप ये पढ़ो, क्योंकि मैं जो जानती हूँ वो मैजिक नहीं है, आप सही पीएचडी करो। सो दैट इज द डायरेक्शन। तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। लेकिन ऐसे जब नॉलेज के लिए तो ये सब ठीक है, आप किताबें पढ़ती है, वहां पे जाके आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहां के लड़कों के साथ घूमती है। मुझे पता है कि टू व्हीलर पर बैठ के लड़के के साथ किसी भी इंटीरियर में आप घूमती रहती है। लेकिन एक क्रिएटिव राइटर के लिए ये जो घूमना है तो कि किताब से काम नहीं चलेगा क्या? घूमना क्यों पड़ता है? घूमना इसलिए पड़ता है कि उस जगह में, जब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ओंकारेश्वर माहेश्वर अगर आपने देखा है, वहां से मांडू है, उस पूरे रास्ते में तेग को टीक का वन है। भारत में कहीं भी आप एकड़ गटले वो जो टीक है आप वैसा नहीं देखते। तो मैं जब वहां पूरा घूमी, अशोक का एक एडिक्ट है, स्पेशल एडिक्ट, जो मध्य प्रदेश में है, जिसमें वो अपनी एक गर्लफ्रेंड का प्रस्ताव करता है। मीन्स वो लड़की है या लड़का प्रॉपरली नहीं बताता, लेकिन किसी के साथ वो वहां घूमा है। तो इन लोगों ने अवदान में क्या किया है, अशोक के बारे में बुद्धिस्ट का एक अकाउंट है, हमारे नॉर्थ इंडिया का एक अकाउंट, दिव्यावदान, अशोकावदान एंड इनका द्वीपवंश और महावंश सिंहलों का। तो वहां पे एक गर्लफ्रेंड या विदिशा की एक रानी के साथ अशोक का ये लोग संबंध बताते हैं। अशोक ने अपने एडिक्ट में सिर्फ एक रानी का नाम लिया है जो चारुआ की है, और एक बेटा जो तीवर है। तो जब मैं इस जगह घूमी, विदिशा, मांडू, तब मैंने देखा कि ये पूरा यहाँ टीक का इतना ब्लॉसम, बहुत बढ़िया टीक का वो सीजन चल रहा था, पूरा उसका फूल था। तो मेरे ये मन में ये था कि जिन जिन रानियों का अशोक ने नाम नहीं लिया है, मैं भी कोई नाम नहीं दूंगी। मागध में मैंने सिर्फ चारुवाकी का नाम इस्तेमाल किया है। तो इस विदिशा की जो फ्रेंड है, इसका मैं क्या नाम दूं? मैं नाम नहीं दे सकती। इसको टीक का जो फ्लावर होता है ना, उसका मैंने प्रतिमा बना दिया। शी इज अ प्रतिमा, आई मीन इन द लिटरेरी लैंग्वेज। तो जब भी उसे याद आता है, उसे वो टीक का जो लीफ होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ही वो राउंड शेप का, आप हाथ में लोगे तो एकदम खुशी। तो ये रानी उसे टीक के पत्ते की याद दिलाती है। तो ये सब आपको प्रॉपर फील्ड वर्क से ही आता है। वहां के ज्योग्राफी से आपके कुछ ऐसे आग के सामने आ जाता है कि यहाँ ऐसे हुआ होगा? नहीं, देखते वक्त तो कोई प्लानिंग नहीं होता। इट्स लाइक यू आर फिलिंग अप योर सेल्फ, वो सारा मेमोरी में भर जाता है। लेकिन जब आप लिखने लगते हो तो वो अपने आप ऑटो, हाँ, वो रिकलेक्ट होके जो जैसे अप्रोप्रिएट है वैसा इस्तेमाल होता है। अब हम इस क्षमा के बारे में कुछ बात करते हैं, क्योंकि आज इसका वाचकों के लिए वो है। मुझे वो ये क्या सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट, ये तुम्हारी पहली किताब है, हाँ, पहला नॉवेल है। हाँ, पहले तो आपने बताया अंकड़ा बल लिखते थे। तो ये किताब आपके क्यों लिखा, और ये जरा सब्जेक्ट के बारे में जरा बताइए। इस किताब के बारे में एक्चुअली ये किसी के जिंदगी का ये एक घटना है। मीन्स हमारे स्त्रियों को जब ये एजुकेशन मिला, स्पेशली ये सॉफ्टवेयर लिबरलाइजेशन के बाद, औरतें भी बाहर जाने लगी आईटी के वजह से, और कुछ महीने बाहर अपनी फैमिलीज को छोड़ के रहने लगी। तो इस सडन फ्रीडम से क्या क्या हुआ होगा मन में। तो मुझे एक घटना पता चली कि मेरे एक डॉक्टर के थ्रू, कि मैं घर गई थी, तो उनके घर के सामने एक बच्चा कंपाउंड पे बैठा था, उसकी माँ थी बगल में। तो उन्होंने कहा तुम बस देखो उन्हें, मैं बाद में बात करती हूँ। तो फिर हम अंदर गए, तब उन्होंने कहा कि उस बच्चे का बाप उस औरत का पति नहीं है। तो दैट she has carried the child from somebody else, and क्योंकि उनके पति का कुछ प्रॉब्लम था, तो मैंने पूछा इन्होंने बताया है उनको? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि she is a gynecologist, इनसे उन्होंने कन्फेस किया है सब कुछ। एंड तो दिस स्ट्राइक में, क्योंकि वो बाहर जा रही थी, उनके पास बहुत फ्रीडम था,
तो क्या होगा अगर हम औरतें फेमिनिज्म के नाम पे या स्त्रीवाद के नाम पे अगर हम बहुत ज्यादा छूट ले लेंगे तो क्या होगा? छूट लेने में कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी माँ भी ले सकती थी, मेरी नानी भी, मेरी दादी भी ले सकती थी ना, क्यों उन्होंने छूट नहीं लिया? हम अक्सर देखते हैं ना हमारी फैमिलीज में कितनी प्रतिभाशाली माएं होती हैं, दादियां होती हैं, उन्होंने एक फैमिली के लिए सब कुछ त्याग दिया है, इसका रिजल्ट ही हम लोग हैं। अगर हम भी इतने स्वतंत्र, हम भी पुरुष के समान समझने की कोशिश करें, या हमें वो ट्राई करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम उनसे बहुत आगे हैं कुछ चीजों में, ये समानता के कॉन्सेप्ट ही ठीक नहीं है। हम अपनी जगह बहुत शक्त हैं, वे उनके जगह शक्त हैं। हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं वो बिल्कुल नहीं कर सकते, और वो कुछ चीजें कर सकते हैं जो हम नहीं। तो ये फाइट क्यों? और इस फाइट में, ये बराबर के मुकाबले में अगर हम बहुत ज्यादा स्वातंत्र ले लेंगे तो क्या होगा? ये तब मुझे बहुत खटक रहा था क्योंकि मैं भी काम में थी, मैंने भी बहुत सारे ऐसी घटनाएं देखी थी। तो ये मेरा इनिशियल था, लेकिन ये ओरिजिनल ड्राफ्ट नहीं है। मैंने एक ओरिजिनल लिखा, फिर भैरप्पा जी को दिया, तो उन्होंने बहुत सारा उसमें कहा कि कुछ बोधप्रद है, मॉरल्स, नीति। हमें नीति सिखाना नहीं है साहित्य में। अगर आप उनके उपन्यासों को भी देखते हैं, वो पात्र बिहेव करते हैं, सिर्फ एक्शन होता है, नीति नहीं। तो उसके बाद ये पूरा रीराइट हो गया लगभग। तो ये उस सब्जेक्ट का है कि आप समर्थन, स्वतंत्रता कितना लेंगे और उसका समर्थन करेंगे तो क्या होगा? या कादंबरीवर आता एक सिनेमा बनतो आहे, कन्नड बनतो आहे आणि परदेशात वगैरे त्याचं शूटिंग अशा पद्धतीने, आप उसके बारे में बताइए क्या वो अभी उसकी क्या स्टेज है? पोस्ट प्रोडक्शन में है शायद, अब वो इस साल में वो रिलीज कन्नड़ में। ठीक है। अब मैं देख रही हूँ कि ये तीनों किताबें के सब्जेक्ट जो है, उदयास्त के लिए आप कामाठीपुरा जैसे जगह में घूमती थी, वहां पे किया। कश्मीर के लिए आप कश्मीर में जो वहां का वातावरण बहुत ही खराब था, उस वक्त आप वहां पे घूमी हैं। और अभी जो है सब मागध जो आ रहा है, इसके लिए आप जब श्रीलंका गई थी, उस वक्त श्रीलंका में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, वहां भी कुछ चल रहा था। तो ऐसे आप जब घूमती है, वो मुझे ये तीनों ही नॉवेल में आपने जो अनुभव किया, उसमें कुछ आपको डिफिकल्ट नहीं आई ऐसे अकेले घूमते हुए? नहीं, डिफिकल्टी आती है, कश्मीर में डिफिकल्टी आई क्योंकि तब बुरहान वानी का ये हुआ था, वो शहीद हुआ था, और बहुत पत्थरबाजी, शहीद हुआ था। वेरी गुड। तो वो शहीद हुआ था, इसलिए बहुत पत्थरबाजी, आई मीन उसका जनाजा ऐसे निकला था और लाखों लोग, तो वो सेंसिटिव टाइम था, इसलिए ये इंटरनेट ऑफ कर देते थे। और जैसे ही पत्थरबाजी शुरू, हमें पता लगता था कि इंटरनेट ऑफ हुआ तो कुछ ये है, तो कई बार हम फंस गए। जैसे प्लान किया था वैसे कवर नहीं कर पा रहे थे। और तब अब खीर भवानी मंदिर में हमने हाल ही में देखा ना कि कश्मीरी पंडित लोग गए, पूजा पाठ किया। उनके कुछ प्रदेश हैं, अब्बा कदल, जैना कदल वगैरह, जहां वो रहा करते थे, हम वहां जा नहीं सकते थे। अगर हम घर देखने को जाते तो लोग पूछने आ जाते कि आप क्यों आए हो, आप कौन हो? पहला ये कि मैं कश्मीरी पंडित तो नहीं हूँ, फिर हिंदू हो, हाँ बिंदी बिंदी रख के गए हो तो क्यों आए हो? तो एकदम हम पे चढ़ जाते थे। तो वैसे 2-3 सेंसिटिव सिचुएशंस हुए जहां हमें भागना पड़ा, कार में बैठ के निकलना पड़ा। कश्मीर में वो सब हुआ। श्रीलंका वगैरह, अगर आपको ये ट्रैवलिंग की जो आदत है तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता, लेकिन उस प्रदेश के सेंसिटिविटी के हिसाब से, एंड क्योंकि मैं अकेली हूँ, औरत हूँ, तो थोड़ा मुझे प्रिकॉशन लेना पड़ता है। 1-2 कॉन्टेक्ट तो मुझे पता होते ही है, उसके बाद किसी न किसी सहारे के साथ, या मुझे आजकल का टेक्नोलॉजी बहुत है ना, पहले से पता चलता है कि कितना दूर है, तो वो सारा प्लानिंग करके। कामाठीपुरा वॉज अ वेरी मूविंग इंसिडेंट, इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि वहां में कर्नाटक का जो ग्रुप है, वो जो कौन सा है, सवदत्ती से जो लोग आते हैं, हाँ, तो मैं उनके पास गई, बाकी लोगों से बात हुई थी, कोई खुल के नहीं बात करता ना, क्योंकि मैं कितना भी पुराना कपड़ा पहन के जाऊं, मैं उनके बराबर तो ड्रेस नहीं कर सकती, या फैंसी ड्रेस नहीं होता। तो जब मैं कर्नाटक के ग्रुप के साथ बात कर रही थी, तो एक औरत के पास मैं रुकी थी, और वो शाम होने को था, मैं वहां 4-5 घंटे थी बस, पुराने खोलिया सब मैं देखने गई थी। तो फिर वो उसने कहा कि अब निकलो, क्योंकि लोग आने लगे थे।
फिर मैं वहां बैठी थी ना, वो मैं बोली नहीं मैं बैठूंगी, उन्होंने कहा नहीं अब आप निकलो, तो वो थोड़ा अपनापन कन्नड़ वाले तो वैसे वो बोली, मैं बोली नहीं मैं रुकती हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बोले नहीं लोग आएंगे तो आपको भी पूछेंगे तो कैसे होगा? तो मैंने कहा जब मैं आई हूं तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं ना, तब देखा जाएगा, मैं देखूंगी मुझे क्या आंसर देना है। तो वो इतना गुस्सा हो गई, हमारी तो बेबसी है, आप उठो, आप कल सुबह आओ, आप अब मत बैठो। तो मुझे लगा मेरी वजह से उसके बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर उसे इतना हर्ट कर, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये सब अगर हम जाके नहीं बैठेंगे तो ये चीजें कहाँ से, आप कल्पना कहाँ से करेंगे? क्योंकि उस औरत को बेचारी छोटी थी, उन्हें पता नहीं था। कुछ लोग अपने आप आते हैं, हमने उनकी कहानियां भी सुनी है, लेकिन ये बेचारी को अच्छा नहीं लग रहा था, पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, तब वो मुत कट्टो दो वो करके छोड़ते हैं ना। तो उन्होंने ट्राई किया बाहर निकलने का, नहीं हुआ। 2-3 लोग आए, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं शादी करूंगा, मैं ले जाऊंगा, वो भी नहीं हुआ। तो ये इंतजार में इन्होंने कुछ साल बिताया। अब बहुत बहुत ही उनका, जैसे कन्नड़ में यम्मे चर्मा बोलते हैं, तो बाहर का वो बहुत रफ हो गया है। आपको अंदर बहुत झांक के देखेंगे तो उनमें जो वो नरमी है, वो मार्दव बोलते हैं ना, उसके लिए बहुत अंदर पेनेट्रेट करना पड़ता है, तो उनको एहसास दिलाना पड़ता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे उठाया और भगाया। दैट वाज द मोस्ट मूविंग इंसिडेंट अब तक के मेरे ट्रैवल में। अब यहाँ के हम सब जो लोग हैं, हम भैरप्पा जी के तो भक्त है, शायद किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन सब भैरप्पा जी पढ़ते हैं। और मैंने कर्नाटक में भी सुना है, और वहां के लोग तुम्हें भैरप्पा जी के शिष्या चेला मानते हैं। तो मुझे एक ऐसा प्रश्न है कि क्रिएटिव राइटर के लिए ऐसे किसी का चेला होना, किसी का भक्त, तो ये क्या, आप भैरप्पा जी आपको क्या गाइडेंस देते थे, किस एंगल से? क्रिएटिविटी तो अगर मैं भी आज भैरप्पा जी से 40-50-50 83 से मैं जानती हूँ उनके, फिर ये क्रिएटिव राइटर के लिए भैरप्पा जी ने आपको क्या दिया? स्वतंत्र रहने का जो गाइडेंस है कि तुम पूर्णतः स्वतंत्र रहो, क्योंकि हमारे कर्नाटक में जब नवयुग आया तो ये चेलों को लेके एक दिशा देना कि तुम यही लिखोगी, तुम ऐसे ही लिखोगी। अगर वो महिला होती है तो कोई लेके बोलता है कि तुम स्त्रीवाद ही लिखोगी, तो दे डिसाइड व्हाट यू हैव टू राइट। भैरप्पा जी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने आवरण भी लिखा और उत्तरकांड भी। आपको समझ में आएगा फर्क। पर्व लिखा, आवरण, उत्तरकांड। आरएसएस वालों को उत्तरकांड पसंद नहीं आता। तो वो जो हमारी जो फ्रीडम है उसे मेंटेन करना है, ही डज नॉट डिक्टेट। दूसरा, उनका जो इंसाइट्स है, उनके जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना, दोज इंसाइट्स ऑफ रियलिज्म, मैं उपन्यास के उदाहरण से दे सकती हूँ, अब वो ये हो जाएगा। तो वो सारे इंसाइट्स मुझे मिले। मैं थोड़ा उदाहरण दिया तो भी लोगों को पसंद आएगा। जैसे पर्व में वो एकलव्य की घटना है ना, आपने अगर पर्व पढ़ा है तो सभी को ये बोला जाता है कि एकलव्य से ये थंब क्यों मांगा, किसने मांगा? द्रोणाचार्य नहीं, एक्चुअली किसने मांगा था? अब पर्व जाके नहीं, भीष्म हैड प्लान्ड इट, बिकॉज अगर कोई इनसे भी प्रतिभाशाली कहीं और पैदा हो गया तो ये राजकुमार क्यों रहेंगे? और वो जो एरो हेड्स यूज करता था वो इसके थे, आयरन हेड्स थे, ये अभी बैम्बू में ही फंसे थे। तो ही वॉज यूजिंग द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, एंड व्हाट इफ ही बिकम्स प्रोफिशिएंट। मैं कल मंदिर के बारे में बात कर रही थी तो यही बोल रही थी कि राजा साहब को असद अली खान हर महीना 1000 रुपये लेने के बावजूद विद्या नहीं सिखाते, वो अपने बेटे को ज्यादा सिखा रहे होते हैं। तो जब एक बार राजा साहब जाते हैं शकपुर, गुरुजी घर पे नहीं है, बेटा वही राग गा रहा है, लेकिन उसके तान क्या है, उसके स्वर क्या है, इनको धोखा हो रहा है। तो गुरुजी को वापस बुलाते हैं, क्योंकि गुरुजी ने इनसे वचन ले लिया है। और जब ये पता चलता है तो ये अपने दीवान से बात करते हैं, तो ये लोग तय करते हैं कि गुरुजी के बेटे को हर महीना 100 रुपया देके, क्योंकि खर्च के लिए पिताजी पैसे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये सारी चीजें कहाँ से आती है।
ये संगीत के उपन्यास है, लेकिन जो पात्र है वो मनुष्य है, उनका स्वभाव कैसे बदलता है, क्या क्या चीजें उनमें लालच या दया या जो भी चीजें दिखाती हैं। तो भैरप्पा जी ये सारे इंसाइट्स बताते हैं कि बाहर जो भी जैसा भी दिखता हो वो भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है, वो कृष्ण हो, दुर्योधन हो, अर्जुन हो, सारे मनुष्य है, और मनुष्य के जैसे सोचना, ये बहुत ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट इंसाइट्स है, क्योंकि वे गांव के जीवन से आए हैं, वो पूरा गांव का पूरी लाचार जिंदगी, और बाद में भी जाते हुए भी उन्होंने बहुत सारे पाठ सिखा के गए। वो उनका जो वैल्यू सिस्टम है, मेरे लिए बहुत बड़ी सीख उनकी वैल्यू सिस्टम। उसके बारे में जरा, और जो हमें उनके किताबें हम जब पढ़ते हैं हाँ तो कुछ वैल्यू सिस्टम हमें हम तक पहुंच जाती है वो पढ़ते हाँ पढ़ते, हाँ। उसके लिए अर्थ फॉर एग्जाम्पल, हमारे मूल्यों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अर्थ का भैरप्पा जी का अलग ही एक वैल्यू सिस्टम था। मैं एक उदाहरण देती हूँ। यूजुअली जब वो यहाँ मुंबई आते थे, महाराष्ट्र या कहीं भी ट्रांजिट में अगर थोड़ा टाइम ज्यादा होता है तो एयरपोर्ट में बहुत प्राइस ओवर प्राइस्ड है, एक डोसा 300 रुपए का, एक इडली 350 का। भैरप्पा जी कभी भी वहां एक पैसा भी स्पेंड नहीं करते थे, चाहे जितने भी भूखे हो। अगर यहाँ आ रहे हैं तो उन्हें पता है कि उमाताई को मैंने पहले ही बोल दिया है। एक बार ऐसे हुआ, कोचीन से आ रहे थे, उनका एक फेलिसिटेशन था, मैसूर का फ्लाइट था डायरेक्ट, वो फ्लाइट डिले हो गया। कोचीन के लोगों ने शायद वहां का खाना उन्हें बहुत, वो अप्पम वगैरह होता है ना, पेट नहीं भरा था, उन्होंने एक स्वीट भेजा था, वो एक हलवा आता है काला, अगर आपने को खाया हो, सिर्फ वो हलवा था। तो वो फोन कर रहे हैं मुझे एयरपोर्ट से कि मेरे पास सिर्फ हलवा है, मुझे भूख लग रहा है। मैंने कहा आप भूखे हैं तो आप वहां कुछ खाइए। तो फिर जाके देख के आए, बोल नहीं, ये बोल रहे हैं 350 या कुछ है, वल्गर है उतना स्पेंड करना, नॉट वल्गर इन द सेंस ऑफ व्हाट वी यूज टुडे। तो मैं बोल रही हूँ आप भूखा क्यों रहेंगे, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं वो पैसा दूंगी, वो जरूरत होगी ना, मैं कैसे भी कन्विंस कर रही हूँ कि कोशिश कर रही हूँ कि आप प्लीज खाइए। बोले नहीं, मुझे इतना मैं स्पेंड कर ही नहीं सकता। बैठे थे, फॉर्चुनेटली कन्नड़ा के कुछ रीडर्स आए, उनके पास कर्ड राइस था, घर से ला रहे थे। उनका चेहरा देख के उन्हें लगा कि शायद ये थक गए हैं, पूछा कि सर आप कुछ खाएंगे? उन्होंने कहा हाँ मुझे भूख लग रही है, आपके पास कुछ है? तो कर्ड राइस था। कर्ड राइस खा के फिर मुझे फोन किया कि देखो मैंने पैसे बर्बाद नहीं किए, मुझे कर्ड राइस मिला, घर का इतना अच्छा था, मैंने खा लिया। ये एक बार नहीं है, खुद पे खर्च करने के लिए इतना सोचने वाले, पता नहीं उन्होंने कितनों को पैसे दिए हैं, कितनों को, इवन टू फॉरेनर्स, इंडोलॉजिस्ट जो हमारे कल्चर और ट्रेडिशन पे काम कर रहे हैं, जिनको क्रिश्चियनिटी से कन्वर्ट होने की वजह से वहां प्रॉपर नौकरी या सपोर्ट नहीं मिली है, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहती, उनको भी। एंड हाल ही में 24 में हम नागपुर आए थे, उनको महर्षि वाल्मीकि अवार्ड मिला था, तो वहां से हमें एक ट्राइबल स्कूल ले गए, NTPS करके। उनका नाम, उस बोर्ड के डायरेक्टर का नाम TS भाल साहब। तो वहां ले गए तो देखा कि ट्राइबल बच्चों को सब कुछ सिखाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर का लैब भी है, कंप्यूटर्स का। तो बोल रहे मैं चेकबुक भूल गया। जहां भी वो जाते हैं, स्कूल है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है अनप्रिविलेज, तो पहले उनमें वो एक शुरू होता है, मैं चेकबुक नहीं लाया। तो जाते ही घर वापस उन्होंने 5 लाख का चेक भिजवाया है। अगर आप नागपुर जाते हैं तो उन्होंने एक स्पेशल डोनर करके भैरप्पा जी का फोटो डाल लिया है। तो ये मैंने देखा है, पर इवन there are so many instances that I do not know of, and now we are getting to know after he has passed away. And even during his last days, that was his wish कि उन्होंने अब तक जो भी कमाया है सारा उनका साहित्य से ही है, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। एंड कन्नड़ में ही इज दी ओनली बेस्ट सेलिंग ऑथर, इंडिया के नंबर 1 है कन्नड़ में। आई वाज जस्ट सेइंग, उनके गुजर जाने के बाद इतना रिप्रिंट हुआ, 6 महीने तक प्रिंटर्स शिफ्ट में काम कर रहे थे। फॉर 6 months it went on in such a pace that टाइम नहीं मिला। मीन्स कन्नड़ में पढ़ने वाले नहीं है, अभी न्यू जनरेशन नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारी बाधाएं हैं। भैरप्पा जी के मामले में कोई बाधा नहीं है। तो व्हाट ही प्रीच इज हाउ ही लिव्ड। तो उन्होंने लास्ट में ये कहा कि सब कुछ फिलैंथ्रोपी के लिए, स्पेशली बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो एक नया ट्रस्ट बनवाया जिसका थ्रू हम, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स। तो हम
ये कोशिश अब जारी रख रहे हैं। पर ही हैज हेल्प्ड इन्यूमरेबल पीपल, स्पेशली दोज हु जिनका खाना फूड का प्रॉब्लम है, और जो विद्या एंड गर्ल चिल्ड्रन स्पेशली, क्योंकि उनकी जो बहन थी वो भी इनके बराबर की इंटेलिजेंट थी, वो कहते हैं। ये तो लड़के थे, वारान भिक्षान करके कहीं पे रास्ते पे सो के गुजार लिया टाइम, मीन्स निकाल लिया, कैसे भी पढ़ लिया, जो जो हासिल करना था कर लिया। इनकी बहन बेचारी, उनकी बहुत लाइफ कठिन गुजरी, तो लड़कियों के लिए भी इन्होंने मैसूर में भी किया है, और बहुत सारे महिलाओं का भी सपोर्ट किया है। जो अर्थ दृष्टि, जो मूल्य के लेवल पे अर्थ को, जो आदमी पेट के लिए नहीं वो क्या बोलता है, अगलू नहीं, क्या वल्गर अपने लिए ठीक है। खर्च करना, नेसेसिटी से ज्यादा। हाँ हाँ। और मैं क्या बोलूं, अब आपके अभी 3 किताबें जो है वो मराठी में आ गई हैं अभी। मागध का काम चल रहा है, मालूम नहीं कब खत्म होगा, मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ। उसके लिए मेरा तो ये अनुभव है कि वो उसमें जो नॉवेल का पार्ट जो है वो मैं तो इजीली ट्रांसलेट कर सकती हूँ, लेकिन उसमें जो नॉलेज, हर पेज पर नॉलेज रखा है, वो नॉलेज भी मुझे नहीं छोड़ सकती मैं, क्योंकि इतने परिश्रम पूर्वक वो डाला है और इतने प्रॉपर जगह है कि मैं वो स्किप नहीं कर सकती। इस वजह से मुझे जरा लेट हो रहा है, तो जल्दी से जल्द से मैं वो पूरा करूंगी, और मागध के लिए हम और एक बार मिलेंगे। भैरप्पा जी के बारे में भी और आप क्या बता सकती है, क्योंकि आप वो उनके साथ आप गांव घूमी थी, उनके जो हम उनके चरित्र में जो गांव देखते हैं, वो कुछ 24 साल में शायद वो अपने गांव गए थे। भैरप्पा जी ने अपने गांव के लिए, वहां पानी नहीं मिलता था, तो गवर्नमेंट को और पॉलिटिकल सभी लीडर्स को पकड़ के उस गांव के लिए पानी लाया उन्होंने। वो सभी जरा बताओ। उनका जो केरे को क्या बोलते हैं हिंदी में, तड़व, हाँ तालाब, हाँ, जो उनके गांव का वो बहुत ड्राई था, पानी का बहुत प्रॉब्लम था, तो उन्होंने 1-2 बार कहा, वो नहीं हुआ। फिर वो जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के, उनको भी वो लिख रहे थे, बार बार कोशिश की उन्होंने। और विश्वेश्वर भट्ट जो एक वहां का दैनिक है विश्ववाणी, तो उसके एडिटर का उन्होंने कहा कि अब मुझे ये करना ही है, आप कैसे भी करो मेरे गाँव, क्योंकि उनके गांव जाते वक्त उनको ही बिस्लरी का बॉटल ले जाना पड़ता था। कोई भी आता, भैरप्पा जी का जो घर है पुराना, जो गांव है, वो देखने आता, तो ये एक प्रॉब्लम था। और वहां के जो कृषक थे उनके लिए भी, खेती के लिए भी पानी नहीं था। तो फाइनली 2024 में पूरा वो 25 करोड़ के लगभग गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, और अब वहां के जो पूरे कृषक है, इनका फोटो रखा है, गांव के हर एक घर ने फोटो रख के, इनकी पूजा जैसी होती है, क्योंकि अब तक पानी नहीं था और उन्होंने पानी, हाँ, वो देखने के लिए भैरप्पा जी गए थे। 2024 में उसका इनॉग्रेशन हुआ, और वडेर फैमिली के जो अभी राजा है, वो राजा, वे भी आए थे, और एक्स चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई वो भी थे, और पूरा जैसे एक त्योहार था। पूरा सिर्फ एक गांव नहीं, वो उस एरिया के 15 से 20 गांव को तो इससे सारे आ गए थे, सारे गांव। और जब भैरप्पा जी छोटे थे, जब वो भिक्षान वगैरह करते थे, उनके घर में बहुत ये थी ना पॉवर्टी, तो सारे गांव को जानते थे, क्योंकि शानुभोग थे ना, पिताजी थे, लेकिन माँ वो काम कर रही थी। तो ये समीप का रामपुर, दुगोनहल्ली वगैरह सब गए थे, वो लोगों की पहचान भी थी। अब भी उन फैमिलीज के लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारे नाना पर नाना को भैरप्पा जी ने। लेकिन वहां घूमते वक्त भी तुम्हें कुछ अनुभव हुआ उनके, वो जो भैरप्पा जी का एक जो स्वभाव है, किसी से भी छोटा सा भी अगर उन्होंने जिंदगी में कुछ लिया है तो उसके लिए वो कृतज्ञ रहते हैं उनके लिए। हाँ, वो जो स्वभाव था है उनका, हाँ, जो हम उनके आत्मकथन में भी देखते हैं, हाँ, तो उसका भी आपने अनुभव किया वहां पे। हाँ, अगर आप भित्ति पढ़ते हैं तो भित्ति इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। भित्ति में उन्होंने सभी का धन्यवाद दिया है जिन्होंने
उनकी परवरिश में, उनकी पढ़ाई में अंत तक मदद की। लेकिन भैरप्पा जी का एक नेचर है कि वो बहुत डिटैच्ड है, वो किसी को भी फट से छोड़ सकते हैं, किसी भी चीज को। ऐसा नहीं कि उन्हें बहुत ज्यादा लगाव वाले व्यक्ति नहीं है। तो भित्ति पढ़ने के बाद मुझे लगा था कि आप थोड़ा या तो ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं भित्ति में, या आपका डिटैचमेंट मुझे सही नहीं लगता। तो 2018 में जब कशीर पब्लिश हुआ तो उन्हें लगा कि मैं इसे और गंभीर रूप से लूंगी उपन्यास को, तो मुझे संतेश्वरा ले गए। तो हम पूरा वो उनका जो गांव है संतेश्वरा, बागूरू, नुग्गेहल्ली, चंद्रायपटना, जिस ऑर्डर में वो घर छोड़ के गए थे हम उसी ऑर्डर में घूमे। और उन्होंने हर जगह अपने जो शिक्षक हैं, टीचर्स, उनके घर ले गए। तो अब उनके पोते हैं, their progeny is there, बट हर जगह उन्हें उतना ही गौरव मिला। और उन्होंने कहानियां बताई कि क्या क्या हुआ, कैसे आपके परनाना ने मुझे पढ़ाया। तो टीचर्स का घर जो ढूंढ के गए ना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज था। और तब मुझे पता चला कि डिटैचमेंट जरूरी है। आप एक चीज को आप इतना दिल से लगा लेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर वो ऐसे डिटैच नहीं होते तो संतेश्वरा छोड़ के नुग्गेहल्ली नहीं जाते, फिर बागूरू, फिर गुरूरू, फिर चंद्रायपटना, सारे उनके चहीते मास्टर्स ही थे। लेकिन एक स्टेज के बाद यू हैव टू गेट डिटैच्ड एंड देन मूव ऑन। तो वो उन्होंने प्रैक्टिकली मुझे दिखा के समझाया। दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एक व्यक्ति और एक लेखक, ये दोनों मुझे आपसे जवाब चाहिए कि इस रूप में आप भैरप्पा जी को कैसे देखते हैं? एक लेखक यानी कि क्रिएटिव राइटर, क्योंकि आप भी क्रिएटिव राइटर हैं, तो उनका क्रिएशन की तरफ आप कैसे देखते हैं? नॉवेल्स के तो हमने पढ़ा, हाँ, कोई खास डिफरेंस नहीं है उस व्यक्ति और लेखक में। मैं एक उदाहरण देती हूँ। अगर आप देखते हो तो उनके सारे उपन्यास बहुत सालों के तपस के बाद, उनके उपन्यास की कथा वस्तु ऐसे झटके में नहीं हो जाते, बहुत साल लगते हैं उसे मन में क्या ग्रो होने के लिए। एक प्रॉपर, क्योंकि मंद्र का स्टार्टिंग उनका डीलिट था, जब नीति और सौंदर्य के बारे में जब वो डीलिट कर रहे थे तब मंद्र का विषय उनके जहन में आया था, और बाद में 40-50 साल के बाद उन्होंने लिखा। तो जब उन्होंने उत्तरकांड लिखा और कहा कि ये मेरी अंतिम कादम्बरी है, ऑलमोस्ट उन्होंने घोषण कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में आ रहा था कि क्या मैं कुछ और लिखूं। तब मुझसे उन्होंने मेरा डोमेन पूछा, मेरा क्लिनिकल ट्रायल डोमेन था। तो मैंने समझाया कि प्री क्लिनिकल में क्या होता है, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे सारे तुम डिटेल्स दे दो, जितना तुम दे सकती हो। तो जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है हमारा, जो मैं जनरल लेवल पे दे सकती थी, मैंने दिया। फिर उन्होंने पढ़ा, कुछ महीने पढ़ा उन्होंने, फिर कहा कि मैं सोच रहा हूं मैं इसके ऊपर एक कुछ लिखूं। तो मैंने कहा आपको जो चाहिए हेल्प मैं कर दूंगी, इस टॉपिक को लेके कोई राइटअप चाहिए, कुछ आपको लिख के देना है, वो मैं सब कर लूंगी, आप कोशिश कीजिए। फिर थोड़े 1-2 महीने के बाद उन्होंने कहा नहीं, मुझसे ये नहीं होता। मीन्स आप इमेजिन कर सकते हैं, भैरप्पा जी का अगला नॉवेल आता तो लोग आंख बंद करके ले लेते, और सहायता के लिए मैं थी। कोई और लेखक होता तो उसका भरपूर फायदा उठाता। मेरे डोमेन में उनका अनुभव को लेके, उनका राइटिंग एक्सपीरियंस को लेके वो कुछ भी लिख सकते थे ना, क्योंकि ओवरनाइट वो रिप्रिंट आता है, ओवरनाइट 3-4 प्रिंट्स करने पड़ते हैं पूरी रात। तो उस स्थिति में भी उनपे बहुत प्रेशर था कि आप बंद मत कीजिए, आप कुछ ना कुछ लिखिए, आप कुछ भी लिखेंगे तो हम पढ़ेंगे, कुछ तो दीजिए वाला कॉल्स, फोन कॉल्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये पूरा नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा आप ऐसा मत सोचिए, एडिशनल जो है मैं थोड़ा बहुत जो है मैं कर दूंगी इस टॉपिक को लेके, आप एक स्ट्रक्चर सोचिए। ऑलमोस्ट मुझे लगा कि हो जाएगा, लेकिन उनमें कमिटमेंट इतना था कि अगर उनको मन से नहीं लगेगा, उनका अध्यात्म परमिट नहीं करेगा तो वो नहीं करेंगे। नो मैटर हु हेल्प्स, नो मैटर इतना सा भी हेल्प चाहिए वो नहीं लेंगे। मीन्स उनकी जो आत्मसाक्षी है वो परमिट करेगी तो ही करेंगे। तो लोगों के जैसे दिल टूटे, माधुरी दीक्षित ने एक्टिंग छोड़ा, दिल टूटा या नहीं, भैरप्पा जी ने अनाउंस कर दिया मेरा लास्ट नॉवेल है, सचमुच दिल टूटा। एंड लास्ट डेज में हमने देखा लोग एक बार उन्हें देखना चाहते थे, बहुत लोग आए कि एक बार जिंदगी में देख ले, क्योंकि हमारे जिंदगियों को टूटने से बचाया है इन्होंने। बहुत लोगों के उदाहरण है, कुछ लोग एक्सीडेंट की वजह से दे हैड लॉस्ट होप्स इन लाइफ, कुछ लोग धोखे की वजह से, कुछ लोग घर में आत्महत्या की वजह से, कुछ लोग अनाथ हो जाने की वजह से,
तो बहुत लोग आए, सिर्फ रोए हम्म, when they saw him face to face. हम्म। सर एक बार आपको देख लिया, अब हो गया। हम्म, तो ऐसे आदमी एक और लिखते ना, मैं थी ना, जो भी मैं हूं। तो he was that committed to himself. अगर मुझे खुद को उत्तर देना है, मुझे खुद को जब तसल्ली नहीं होती तो मैं नहीं करूंगा। एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम। वो बहुत हठीले थे, बहुत, उन्होंने तय कर लिया, मुझे ये करना है। साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए, नहीं बदलूंगा। वो सब वैसा ही रहा अंत तक। और एक आदमी के रूप में आपको उनका कौन सा पहलू आकर्षित करता है कि जिसके लिए सरेंडर होने के लिए? नहीं, आकर्षित नहीं, वो जो भी बोलते थे वो कम बोलते थे। हाँ। अभी मैं जब याद करती हूँ, मेरे पास उनके बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स है, क्योंकि वो फिलोसफी के मुझे सिखाते थे ना, तो मैं विद परमिशन रिकॉर्ड कर रही थी। बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स है उनके गांव के वगैरह के। लेकिन कैजुअली भी कुछ भी बोलते थे, ऐसा नहीं कि बिना कुछ सोचे या उसका विदाउट मीनिंग। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी बोल दिया, टाइम पास के लिए बोल दिया, मैंने आपसे फोन किया कैसे हो, ऐसा नहीं है। मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मुझे ये घटना याद आई इस कादम्बरी में, मैंने इसे इसलिए इस्तेमाल किया, इसका एस्थेटिक्स ऐसा है, इसका वैल्यू ऐसा है, ठीक है रखता हूं। कभी कभार रखता हूं भी नहीं, फटक से फोन। तो when I recall, there is not an additional extra statement, any casual word, any meaningless word. So you have to be careful about what you speak, how much you speak, and it's okay not to speak. It's rather better not to overspeak. Because हम आईटी में मीटिंग्स पे मीटिंग्स बक 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 करते जाते हैं, इतनी बात की जरूरत नहीं है। तो he used to abruptly keep, the very next second he used to call, he used to repeatedly call. ये एक चीज है, कभी नहीं कि जो मैं पहले बोल रहा था, not even that. And if the phone gets disconnected immediately, he'll call up. If it connects again, he won't say कि बात कर रहे थे और कट गया. You're getting the point? There is no repetition. So if you see all this, it's in his novels also. He used to tell me this is the technique. What I write is what I speak. जैसे उनकी कादम्बरी कन्नड़ में हम बिगी बोलते हैं, बहुत टाइट है, आप एक दो वर्ड्स निकाल दोगे तो बर्बादी। There is not an extra word. Especially सार्थ वगैरह आप पढ़ेंगे, it is so tightly knit. His way of speaking was that no preface, आगे का नहीं, सिर्फ टॉपिक। एंड समटाइम्स टॉपिक बहुत, I mean, जितना लंबा वो टॉपिक खींचेगा उतना। I have not seen a person and I don't think I will see any person who is so careful about his words. Careful का मतलब वो ऐसे हो गए थे, वो बहुत मुश्किल नहीं हो रहा था उन्हें। एंड अगर आप मेरे सामने बैठिए, आप इतने प्रश्न उनसे पूछ रही है, उन्हें उत्तर देने का मन नहीं है तो बस वो चुप हो जाएंगे। So many visitors used to come. So if he did not want to talk, he used to sit like this. Kannadigas have experienced this a lot. Oh sir, mood ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ, ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ ಬಿಡೋದು. He used to simply stare at you. You cannot speak for the sake of speaking. Now you can't pretend. See, I can't, just to get your goodwill, I can't ask you आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, वो नाटक, नो नाटकबाजी। यानी कि कर्नाटक में वाचक सभी लोग उनको डरते थे, बहुत बहुत डरते थे, क्योंकि वो ऑटोग्राफ नहीं देते थे और वो ऐसे कर देते थे ना, पूरा चेहरा उनका। बिकॉज कर्नाटक में बहुत उनपे प्रेशर था। मीन्स लोग भैरप्पा जी को देख लिया तो सब काम छोड़ो, जाके पैर पड़ो। तो ये लोग मेरा पैर क्यों पड़ते हैं इतना? अब मैं ये कैसे, मैं कोई संत नहीं हूँ, मैं ऋषि नहीं हूँ, मैं कैसे ये अवॉइड करूं? तो बाद में उनको आदत डालना पड़ा, क्योंकि हर कोई, इतना मुश्किल हो जाता था कि कोई दर्शी नहीं। उनको कुछ एसएलवी है मेरे घर के पास, जहाँ वड़ा, उद्दीन वड़ा बहुत अच्छा मिलता है, ले जाने का चांस ही नहीं था। कैसे वो जाके बैठते? तो उन्हें कार में बिठा के पूरा ग्लास व्लास कवर करके मैं वहां से गर्मा गर्म लेके अंदर लाके खिलाती थी। एक तो पैर पड़ेंगे, फिर कहीं ना कहीं से किताब ले लेंगे, क्योंकि हर घर में भगवत गीता हो या ना हो, भैरप्पा जी की किताब है। एंड देयर इज नो एग्जैजरेशन, यू कैन चेक एवरी कन्नडिगा's हाउस, दैट्स व्हाई इट सेल्स इन lakhs कॉपीज। पूरा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, सारे लेयर समझ में आते हैं या नहीं, नो प्रॉब्लम, भैरप्पा जी का किताब है, ठीक है, तो एक तसल्ली है। तो कहीं ना कहीं से किताब भी ले आएंगे, फिर सेल्फी शुरू हो जाएगा, फिर ऑटोग्राफ मांगेंगे, तो कोई नहीं आएगा पास,
वो एटीट्यूड पहले पहले था, लेकिन लास्ट 3-4 years ही वॉज वेरी मच अवेलेबल, अगेन विद डिस्क्रिशन, हाँ क्योंकि उनसे वो झेलना नहीं हो पाता था ज्यादा. आपण मराठीचे लोक त्या मानाने बरेच नशिबवान आहोत म्हणायला बहुत पाहिजे. ज्यादा, बहुत ज्यादा. भैरप्पांच्या बरोबर आपण बऱ्याच वेळेला गप्पा मारलेल्या हा, आहेत, हा, त्यांचे हा, हा. मुलाखत वगैरे. आणि हा. मी पण जवळजवळ 40-45 वर्ष भैरप्पांच्या संपर्कात होते. अर्थात ते नातं जे होतं ते लेखक अनुवादिका अशा पद्धतीचं नातं होतं. पण ते फार लवकर गळून पण पडलं, कारण ते आमच्या घरी येऊन राहायचे आणि तेव्हा अगदी ते गाणं बिणं गुणगुणत त्यांचं काय काय चालायचं. म्हणजे माणूस गाणं तेव्हा गुणगुणतो तर जेव्हा तो पूर्ण रिलॅक्स असतो आणि पूर्णपणे वातावरण त्यांनी स्वीकारलेलं असतं आणि वातावरणाने त्यांना स्वीकारलेलं असतं. त्यामुळे त्या भैरप्पांचा आम्हाला माहिती आहे, महाराष्ट्राला त्यांची ओळख आहे. महाराष्ट्राने भैरप्पांच्यावर खूपच प्रेम केलेलं आहे. आणि एक एक बात, वो महाराष्ट्रियंस को बहुत पसंद करते थे, और मैं ये कन्नड़ में नहीं बोलूंगी क्योंकि वो कहते थे कि महाराष्ट्र वाले कन्नड़ वालों से 30 साल आगे का सोचते हैं. मुझे नहीं पता वो कैसे, बहुत ही ज्यादा उन्हें प्यार था, क्योंकि हर बार उमाताई का घर जा रहा हूँ, महाराष्ट्र जा रहा हूँ का मतलब उनके लिए, एंड वो लोग बहुत प्रोग्रेसिव है सोच में, एक्शंस में, तो वो एक उनको वो बार बार कहा है उन्होंने. हाँ. आणि इथल्या मुलाखती पण त्यांच्या सगळ्या रंगायच्या. या पद्धतीने त्यांना प्रश्न विचारत गेलं की ते खूप छान पद्धतीने आणि पूर्ण साहित्यिक दृष्ट्या ती उत्तरं आम्हाला ती मिळत गेलेली होती. तरी माझं त्यांच्याबरोबरचं जे नातं होतं ते लेखक अनुवादिका या पद्धतीचं होतं. आणि एक प्रकारे एक थोडासा आपण स्नेह संबंध तयार जे होतात इतक्या वर्षाच्या सहवासानंतर. काय झालं की 40 म्हणजे मी जे सांगते 82-83 साली, तेव्हा माझं पण एक वय होतं, त्यांचं पण एक वय होतं. आणि हळूहळू आमची वय वाढत जशी गेली तर आमचं नातं पण त्या पद्धतीने मॅच्युअर होत गेलं. मी माझ्या आयुष्यातला कुठलाही प्रॉब्लेम त्यांच्याशी डिस्कस करू शकत होते आणि ते त्याच्यावर व्यवस्थितपणे उत्तर वगैरे सांगायचे. तर त्यामुळे एक प्रकारे भैरप्पांशी असलेलं माझं नातं. पण मी जेव्हा शहनाबरोबर बोलते आणि तिच्याकडनं ऐकते तेव्हा मला सुद्धा एक वेगळे भैरप्पा समजतात की जे मला त्यांचं एक बाजू कळत होती आणि हिच्याबरोबर माणूस म्हणून त्यांचे इतर जे गुण होते ते कळत होते. आज तुमच्याबरोबर गप्पा मारताना तिच्या निमित्ताने तुमच्या सगळ्यांच्या बरोबर मला पण एक वेगळा भैरप्पा कळालाय. तिच्या क्षमा या पुस्तकाबरोबर बाकीच्या 2 पुस्तकांचा पण वाचक स्वागत करतीलच, त्यांच्यासारखं क्षमाचं पण स्वागत करतील. आणि मला जरा शुभेच्छा द्या, माझं तर लवकर संपू दे म्हणून. शुभेच्छा माझ्याकडे. बरोबर. आणि या पद्धतीने आज एखादा लेखक, मला स्वतःला मी जेव्हा बऱ्याच लेखकांचा अनुवादित करत असते तर तेव्हा मला मॅक्झिमम आनंद व्हायचा विषय असा असतो की त्या लेखकाला इथली लोक जेव्हा ओळखायला लागतात तेव्हा मला माझं काम मी फार व्यवस्थित केलंय असा मला एक फार अनुभव येतो. त्याप्रमाणे भैरप्पांच्या बाबतीत घडलेलं आहे, सहनाच्या बाबतीत माझा प्रयत्न आहे. तर आपण त्यासाठी आम्हाला दोघींना पण शुभेच्छा द्या. मी थांबतो. धन्यवाद. तुम्ही जे म्हणालात भैरप्पा कर्नाटकामध्ये सह्या घेत नव्हते, पण महाराष्ट्रात आम्ही वेगळं चित्र बघितलंय. लोक गट्टेच्या गट्टे घेऊन सह्या घेत होते आणि प्रत्येकाशी एखादं वाक्य काढून भैरप्पा बोलत होते. आणि मग तुम्ही जसं म्हणालात ती सुरुवात झालेली आहे. कशीचा अनुवाद सगळ्यांना पसंत पडलेला नाही, तुमची पुस्तकं तुम्ही अनुवादित करायची. औपचारिकपणे कार्यक्रम संपला असं घोषित करतो. सगळ्यांचा आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू. आप कर्नाटक से हो कि आपका हिंदी इतना अच्छा है? नहीं वो ऐसा मैं लगता है कि कोई लखनऊ के लेखक नहीं, मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ी हूँ तो सारे आर्मी के ऑफिसर्स के बच्चे थे और उनके घर आना जाना ज्यादा था. और मैं विशारद वगैरह एग्जाम, तब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का वो एक था, तो विशारद वगैरह किया है. प्रेमचंद तब पढ़ा है. ये हिंदी उस जमाने की हिंदी है, इसलिए थोड़ा हाँ. ये है. मैं आज वही पूछ रही थी. समझ में नहीं आती. हाँ.
नहीं, यहाँ मैं पूछ रही थी, हर एक घर में एक मराठी बोलते हैं, एक कन्नड़ बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। पर बॉर्डर का जब वो फाइट शुरू होता है ना, बहुत आर्टिफिशियल लगता है वो। हाँ, नहीं सभी एंजॉय करते हैं ना, वो इतने खुश है तो वो। यहाँ पे जरा एक सवाल है, आपने कहा कर्नाटक और महाराष्ट्र में ऐसे कोई ज्यादा भेद नहीं है कि एक कल्चर सिर्फ लैंग्वेज अलग है और खाने पीने का अलग है, पर आपको कॉमन थिंग क्या क्या लगता है ऐसे दोनों स्टेट में? भैरप्पा जी क्योंकि मैं उतना नहीं जानती लोगों से। हाँ,